बेसिकली जो 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 मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अर्ली ईयर्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इसमें ये कहा गया है कि इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। और जो लास्ट पार्ट है कि द वर्क ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड बिटवीन द टीचर एंड द एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट दिखाइएगा। ये बेसिक चीज जो मैं बाकी लोग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं और जो स्कूल्स चला रहे हैं, और मेरा काम बहुत आसान कर दिया शाहिद साहब ने और मैडम ने व्हेन दे टॉक्ड अबाउट अर्ली एजुकेशन। तो इसमें अगर आप देखें जो ये जो पिंक वाला क्वाड्रेंट है, दैट इज द फर्स्ट ईयर। ये पहले साल में ही बच्चे की ये सारी सलाहियतें डेवलप होती हैं। लिहाजा पैदाइश और 6 साल की उम्र के बीच में दिमाग जो है वो तकरीबन 4 गुना बढ़ता है और 90% एडल्ट साइज का हो चुका होता है बाय एज ऑफ 6। तो हमको इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि लर्निंग जो है वो बचपन से शुरू होती है। नंबर 2, अर्ली इयर्स सबसे क्रिटिकल हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जैसे आपने देखा विजन, हियरिंग, लैंग्वेज, सारे कॉग्निशन वगैरह सब फर्स्ट ईयर में हो रहा है एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट 1000 डेज का जो फोकस है गवर्नमेंट का और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं हर जगह ये कहता हूं कि अगर बुनियाद आपकी मजबूत नहीं है तो आप चाहे जितनी बिल्डिंगें और कोचिंग सेंटर खड़े कर लें, 3-4 से ज्यादा % आपका रिजल्ट कभी नहीं आने वाला। इसलिए शुरू के दौर में ये लो हैंगिंग फ्रूट है नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें 15 साल बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन पायदार रिजल्ट आएगा, सस्टेनेबल रिजल्ट आएगा, जिसकी हम लोग बात करना चाहते हैं। दूसरी चीज यह है कि लर्निंग कंटिन्यूअस है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, अर्लियर लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, पहले अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर वोवेल सिखाते हैं, फिर 2 वर्ड्स मिला के सिखाते हैं, फिर वो 3 वर्ड्स मिला के सीखता है, फिर वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है। इसलिए अगर वो बेस नहीं बनेगा ठीक से तो वो बच्चा जो है वो आगे आगे आपके नहीं बढ़ पाएगा। तो नेक्स्ट दिखाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। तो ये बात तो मैंने बता दी कि ब्रेन कैसे बढ़ता है, और आपके 6 साल की उम्र के बाद बच्चे के ब्रेन के साइज के में सिर्फ 10% का इजाफा करने की गुंजाइश रह जाती है। आफ्टर 6 till 6, 90% of the adult brain is already formed. So if you don't focus on that, आप 10% के साथ जितना खेल लीजिए, खूब कोचिंग सेंटर चला लीजिए, खूब कुछ कर लीजिए, 4% से ज्यादा रिजल्ट, 5% से ज्यादा रिजल्ट किसी का नहीं आने वाला। लो हैंगिंग फ्रूट्स को छोड़ के वी विल हैव टू गो फॉर द बेसिक थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड द अदर थिंग इज कि जो इसमें मैंने कहने की कोशिश की है कि एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। क्या रिलेशनशिप है पेरेंट्स का, क्या उसके तजुर्बात हैं, क्या उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो उसके आगे की जिंदगी का डायरेक्शन तय करती हैं। नेक्स्ट प्लीज। Now there is a international focus on 1000 days, first 1000 days, क्योंकि ये कहते हैं कि ये 1000 days सबसे क्रिटिकल होते हैं फ्रॉम प्रेगनेंसी टू चाइल्ड बर्थ। उसी टाइम पे बच्चा ग्रो और डेवलप होता है। उसी टाइम पे अगर उसको डैमेज हो गया, इट इज इरिवर्सिबल। यू कैन नॉट पुट द क्लॉक बैक। आप उस बच्चे को दोबारा से सही नहीं कर सकते अगर उसके फर्स्ट 1000 डेज में अगर उसको नरिशमेंट नहीं मिला, केयर नहीं मिली, उसको डिजीज से नहीं बचाया, उसको वायलेंस से नहीं बचाया, उसको घर में टॉक्सिक स्ट्रेस से नहीं बचाया, तो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, this is one part of what I wanted to say. I can talk about it for long, but this is the one short part that I wanted to focus on. The other is, as ma'am said, early childhood education and the focus of the NEP. For whatever the problems we have with NEP, the only beautiful thing about is it ticks all the right boxes. सब कुछ अच्छा वहां पे है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NEP है उसमें वही बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, उसके रीजंस लिखे हैं कि क्यों अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होना चाहिए। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं लास्ट पॉइंट पे जो लाल से लिखा है, और जो लाल से लिखा है ये रिसर्च से प्रूवन है कि अगर आपके अर्ली चाइल्डहुड स्कूल्स में, जो आप लोग नर्सरी या पहली जमात की स्कूल चलाते हैं, अगर आप उसमें फॉर्मल टीचिंग कर रहे हैं,
आप उसको ABCD और क ख ग घ और अलिफ बा सिखा रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक उसके डेवलपमेंट से नहीं है। बच्चा इस उम्र में सिर्फ खेल के साथ सीखता है, लिहाजा उसको आपको अपने स्कूल्स में से कम करना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना कम पड़ेगा और उसको खेल के और प्लेवे मेथड और मॉन्टेसरी मेथड के जरिए सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now there is one thing that Professor Kundu pointed out about statistics, और वो वही चीज मैं भी यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन है हमारे बच्चों में, मुसलमानों में, वो तकरीबन कम है, और हाइट रिलेटिव टू एज जो है वो स्टंटिंग कहलाती है। वो ओबीसी और मुस्लिम बच्चों में 36 और 35% है। मैं ओबीसी इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे मुस्लिम्स इंक्लूडेड हैं। आपका बच्चा इनिशियल जो एडवांटेज है वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होने की वजह से फर्स्ट ईयर सर्वाइवल अच्छा है, लेकिन उसके बाद का न्यूट्रिशन उसका कम है, उसके अंदर स्टंटिंग है। 36% ऑफ योर पॉपुलेशन डज नॉट हैव हाइट रिलेटिव टू हिज एज, विच मीन्स उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज और वो सारी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। नेक्स्ट पे। So I'll quickly take you through what the NEP says. NEP says the home environment is the best environment in 0 to 3 years. It talks about 1000 days. लेकिन on the left hand side ये हमारी objective reality है। Poverty, malnutrition, ये सारी चीजें उसकी फाउंडेशंस को वीक कर देती हैं। स्टंटिंग होती है, लो बर्थ वेट है, अर्ली स्टिमुलेशन नहीं होता है, माएँ बच्चों को हाथ नहीं लगाती हैं, बाप तो लगाते ही नहीं है, तो स्टिमुलेशन और वार्मथ और वो सब कुछ मिलता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादातर घरों में होते हैं। ओनली 70% ऑफ देम आर इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जिसकी वजह से ना तो इम्यूनाइजेशन होता है, ना मदर का न्यूट्रिशन होता है, ना बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है। बच्चा पैदा हो गया, बस दैट इज ऑल। सो इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम 15 years फ्रॉम नाउ। सेकेंड स्टेज जो NEP कहती है, फाउंडेशनल स्टेज, जो ICDS और प्री स्कूल्स में है। पहली बात तो यह कि हम लोगों में, मुसलमानों में खासतौर से ICDS के सेंटर्स में जाने को शायद अपनी बेइज्जती समझते हैं, क्योंकि वहां खाने को मिलता है और खाने को हमारे पास ऑलरेडी है। बट दैट इज नॉट द केस। द रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो कहता है पोषण भी और पढ़ाई भी। तो पढ़ाई, हालांकि जो कुंडू साहब कह रहे थे वो पढ़ाई नहीं होनी चाहिए इस स्टेज पे, लेकिन अर्ली स्टिमुलेशन, आंगनवाड़ी एक्टिविटीज से आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। अगर आप वहां नहीं भेजना चाहते तो अपनी आंगनवाड़ी बनाइए, अपने नर्सरी स्कूल्स बनाइए, उनमें मॉन्टेसरी सिस्टम चलाइए। आपके जान के वो होगा, ताज्जुब होगा, 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में और 13 लाख 14 लाख वर्कर्स और इतने सारा सिस्टम है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यह है कि हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं। जबकि केरला में यही आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो मिड डे मील है वो उनके बच्चों की मदर्स बनाती हैं। वो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती क्योंकि अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, और वो टीचर की अटेंडेंस को भी मॉनिटर करती हैं कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। सो वी हैव टू टेक दिस एज समथिंग नोन एज स्कूल रेडीनेस। हमारा बच्चा सीधा स्कूल में जाता है। स्कूल रेडीनेस का जो प्रोग्राम है इनिशियल, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में और नर्सरीज में, उसमें हमारे बच्चे ज्यादातर नहीं जाते, इसलिए जो जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको एक शॉक लगता है। It is a different world for them. So the school readiness program has to be there. Next, next slide, please. And if you don't invest in the preschool, there is high chance that the child is going to drop out. This is based on research. और अगर इस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो there is going to be a problem. This is the next one is the most important. The NEP talks about skills. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई है, कल आप AI पे भी बात करेंगे कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। जो नॉलेज हम दे रहे हैं उस किस चीज के लिए दे रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम कि 5 साल के बाद प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं। सो व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर? ये जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा रहे हैं, AI ने सारी चीजें ट्रांसफॉर्म कर दी हैं, तो हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए फाउंडेशनल स्किल्स
जो 21st सेंचुरी स्किल्स कहलाती हैं, उनके लिए उनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। वो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो आपकी जरा सा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और आगे कर लीजिए, इसको और आगे करिए जरा, और आई एम गोइंग टू स्किप ऑल दिस। हाँ, दिस इज द नेचर ऑफ हाउ द स्किल्स आर चेंजिंग डिमांड। 2015 और 2020 में ही 5 साल में स्किल का डिमांड, कौन से स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है दुनिया भर में, एकदम से सब कुछ बदल रहा है। तो हम अपने बच्चों को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, दुनिया में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो सब फाउंडेशनल लर्निंग से शुरू होगी, वो सब अर्ली लर्निंग से शुरू होगी। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेक्स्ट प्लीज, वो फोकस करती है बहुत सारी स्किल्स पे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ कपल ऑफ देम। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, creativity, cooperation, curiosity and almost 65 other such skills। क्या हम अपने बच्चों को ये सब दे पा रहे हैं? अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो यही हाल 2055 में भी होगा, क्योंकि आप तैयार नहीं होंगे, आपके पास वो स्किल ही नहीं होगी कि आप उस समाज के साथ लड़ सकें या उसमें कंधे से कंधा मिला के चल सकें, या जितना भी अहद कर लें इस सिस्टम के साथ तो आप यहीं रहने वाले हैं। That is the second point I wanted to make, and I just make the last brief point, if I am allowed another 2 minutes, is next please. One thing that has escaped the attention of a lot of people, post COVID के अंदर learning gap, nutrition gap, social gap, life skills gap बहुत बड़ा है। बच्चों को एक दूसरे से बात करने का तजुर्बा नहीं है, उनके जो मिड डे मील्स वगैरह स्कूल में मिलते थे उसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशन गैप हुआ है, उनका लर्निंग गैप हुआ। और लर्निंग गैप आप ये देखिए, ये रिसर्च बताती है कि जो पहली वाली रिसर्च है कि बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग जो है वो पिछले 10 साल में सबसे कम 2022 में पाई गई। और जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी है वो तो और भी दिलचस्प है, और दिलचस्प इस सेंस में एज एन एकेडमिशियन, लेकिन तकलीफदेह है कि 82% बच्चे कोविड के दौरान मैथमेटिक्स की एबिलिटी भूल चुके हैं, लैंग्वेज की एबिलिटी भूल चुके हैं। ये 2.5 साल ने जो नुकसान, अगर हम स्कूल खुलने पे खुश हैं, प्लीज रिमेंबर ये 2.5 साल का जो नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति नहीं होने वाली। ये बच्चों को लर्निंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए एक कुछ सिस्टम अपने स्कूल्स में बनाना पड़ेगा जिससे ये जो लर्निंग गैप हुआ है इसको हम कितनी जल्दी पूर्ण कर सकें, कितनी जल्दी हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सिर्फ 2 चीजें एज एन एक्शन पॉइंट है, एक पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, और जितना भी आप एडिशनल कैचिंग अप एक्टिविटीज कर सकते हैं करिए। अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वी आर गोइंग टू बी डूइंग दीज काइंड ऑफ seminars and workshops day in and day out. Things will remain the same. बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sorry, because of the shortage of time, we are not able to give as much time as is required. Now, I'll request the another speaker in this session is Professor Vishala Patnam from Parbhani. Now, she is a child developmentalist and former Associate Dean of College of Community Sciences, VNMKR, Parbhani, and she has 40 years of research experience on developmental assessment of children and adults and working on community and educational counseling. Professor Vishala Patnam. I want the operator person be alert. When I said like this, you have to go ahead. The topic given to me, actually my lecture goes not minimum 3 hours, but due to short of time, I am going to brief it up, but I want all the audience towards here, whether you want to improve your school or whether you want to improve your children. Okay, both as a parents, grandparents and teachers. The topic is refresher. You know something, I am going to refresh your knowledge on significance of foundational education, child development and well-being. Next slide. With the 40 years, what I learned is, if anything goes wrong while imparting foundational education to children, their further levels of education gets adversely affected. Next.
Foundational education, all of us know, 3 to 8 years. Next. Next. Here I want to everybody's attention, please. I'm seeing somebody is talking, I get distracted. Gautam Buddha defined, all of us say that, if I love my child, if I love my institution, you misexploit it. When you love, he says, when you love a flower, you don't pluck it, you water it. My humble request to all the gathering here, if we love children, you have to understand their developmental needs and curricular, academic needs and provide best quality foundational education, which is not happening. I feel proud, Madam Fauzia Khan started Queen's School. My daughter was there. The first 3 batches, especially first 3 batches, when she herself was a headmistress, made a miracle that made her to go to Parliament. Okay? So please work for children with the heart and mind. You will get blessings of God. Next. This is, again, I want to draw your attention. I think I should go here. Somebody has flicked it, but only one slide I have. Please understand, it's very simple. This is a folds. This is an age group of children. I have given here. 0 means pregnancy. If you invest 50 rupees in the developmental wise, in the developmental output of that newborn will be 8 folds. So if you invest 50 rupees, you have to tell the parents. Now everybody talks about economics. If we invest 50 rupees in pregnancy, outcome of pregnancy will be 400 rupees. Again you see here, we are talking about till 8 years. Foundational education, 3 folds when 8 years. If it is a 3 years, 5 folds. Again here 3 to 8 years, 4 folds. If you spend 50 rupees, you get 200. So if we invest 100 rupees till 8 years, you get 600 rupees profit in the developmental terms. Again, higher education, all the universities. Higher education, I was there for 40 years at a higher education teaching UG, PG, PhD students. Luckily, God blessed me, we have a lab nursery school. I was teaching the children when I was free. But till today, I enjoy teaching below 8 years children than teaching above 13th standard, that is graduation and post-graduation, because of this. Here you see, but government and you people as parents, you are 18 years, 50 rupees you do, you get only 1.5 folds. So the 8 years are so crucial. Again, next slide. Quickly, you have to go ahead. This is again, I want to draw your attention. 3 to 8 years, look at the brain. Whenever we ask children, they are scared of mathematics. But till 8 years, children, the brain can understand mathematics easily. The problem is, we have bad teachers in preschool education, standard first and second. You go to 10th standard, they have best teachers. Nothing is going to happen. My humble request is, if you love children, if you want to get the blessings of God, please give the best teachers for mathematics, social studies, English, Marathi, whatever the languages they learn, and emotional environment. The teachers should have classroom control, very interesting way they have to do. Teachers training also is very, very important. Next one. Next. This is the hand touch, bad touch we talk about. Practicals, only on the paper. Practicals, teacher also takes lightly, students also like. Oh, it is a practical, let me go out of the class. Touch has to be like a stethoscope. When you touch, olden days, parents used to touch, immediately they used to tell, it's not temperature. Okay, so the touch has to work. So, again, 5 senses should be involved. I'll not go into the details because I want to show other slides. Next. This is a developmental wheel.
So much we talk about education system, wholesome development. I have not seen till now, any teacher knows the wholesome development. W is missing, only holes are there. WHOLE whole, Sampurna Vikas, what W nahi hai because teachers are aware. I do not know B.Ed, D.Ed, whatever this thing. Nobody knows 8 components. Now you have to call me or anyone to teach this physical fitness. How many children have proper height, weight and head circumference? We don't talk about. We ask Allah, make my child genius, but you don't have time. 50 seconds. Only, no, don't clap. I don't want your claps. Short of time. Okay, just get the point is, 50 seconds may you can measure, I will show now. Let us see. Physical fitness, it's not gone. I didn't ask you. Motor development, hand skills, leg skills, body language, facial expressions, these are very, very important. How many teachers motor development is best first? Intellectual development, 5 senses. Listening skills, observation. Teachers should not teach eyes are for seeing. No, it is for observation. Don't hear, listen. Next is 5. Okay. No. Back. Wapas, bhai. I didn't ask you to change the slide. Back. Yeah. This wheel, if you understand, जब मरते समय chain से मरेंगे. When you understand the developmental wheel, you bring up your children, they become responsible, they will not be nuisance creators to your family. When you understand this wheel of development, you develop your students, then there will be big queue of parents to come to your school. Okay? So intellectual, speech, language, emotional, social, and moral. Everybody was talking about value system. How many schools are having for values? Values have to be imbibed, they have to be absorbed, they have to be, this should not be taught through the papers, books. Next one. Next now. How many of us know why I said I like below 8 years children? No other lifespan, stage of lifespan, human beings have this many good qualities. I want to read out. They are attractive, they are analytical, they are curious, they are creative, they are incessant chatterers. You need not tell, speak. They speak. You will get tired of answering them. Energetic. I'll not read out because you have to call. Next one. Next slide. This is important. Everybody says if a woman is educated, family is educated. That gone. When I studied my family, my relatives, my own students, if one student is developed, they will be held responsible for 3 generations. If they live longer, as a great-grandmother, great-father. Same way, if a person is not well developed, they will be ruining 4 generations. So teacher's appointment, you have to check whether the teacher is well developed or not PhD. I remember Madam Fauzia, when she started, we used to sit for teachers' interviews. We didn't select, you will be laughing, we selected a 10th standard lady, we did not tell the parents. She was extraordinary, her English was, MA, PhD in English was 0. Okay? So, please, the managers, please just don't stick on to the qualification of the teacher, abilities, capacities. Next one. Next. This is also I want. All of you, when the babies are born, we say, what is a delivery? What is a birth weight? I just want to, your attention is here. This last 10 years have been how to convince people, because I feel very, very hurt having a lot of research data, but people are not valuing it and practicing it. Just see, please see here. We asked about the birth weight. It is 6% of the adult weight. Height,
30% head circumference, 60% of the birth head circumference, which I said half a minute also you will not know, but that is a 60% of our brain, adult. Next one. Next. This is I have some charts, only 10 rupees after the session, not after my talk. You can buy and multiply and use it. This is a GQ chart. 20 years research was kept on this. Next one. I developed a formula, GQ formula. I didn't go for patenting. Lakhs of children have used and developed. Next. I talk about physical fitness, bag. बाजार को जाने से कौन सा थैली लेके जाते हैं, सब बोलते कपड़ा का, बट आपका जीवन का वजन उठाने के लिए आप आर यू फिजिकली फिट? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देयर आर ओके, गो अहेड. When I had a fracture, I became a practical experience to children. That was a way. They were very sympathetic with me. They had empathetic feeling. Vishala madam ko bada fracture ho gaya. Then I told them, rest of the body is not broken because I have eaten well. I have not taken any blood for my major operation. I had enough blood. Talking to the children, unfortunately 4 parents had major operation. The children 4 years old became best counselors to the parents. Next one. Next. I conducted 3 workshops. One day they were sharing, Vishala madam, those 3 workshops were fantastic. I told the teachers, just give the picture. What did you remember? Because they can't write below 4 years, 5.5. They were just learning the alphabet. This is me. Can you imagine? 3 workshops in one picture. I gave this child Best Scientist Award. I'm sure this child, when they grow big, look at that one. Syringe, vaccination I spoke, wood apple I spoke, and I spoke about the skeletal growth. That is the skeleton. Next. This is me. Next. These are the kids who do that. Next. This I just want last slide because time paucity. I don't want to. We talked about the brain, physical brain. These are the intellectual IQ. First 4 years, 50% of our IQ is attained, developed. That intellectual capacities are developed 50%. Till 4 to 8, 30%. Till 8 years, it is easy for you to remember. Till 8 years, 80% IQ. Remaining money, you have to talk to the parents. 8 to 8 years. 10 years, you take care of them. Only 20% intelligence. These basic things are not known. I will not speak, sir. Just hello, bye. These cell phones are very difficult to get the concentration. Just scroll on. Okay, one minute. Please check your children's ear wax. Our communication skills depend 45% how much you listen. For students, whenever I talk to them and give instructions, vatla hota. I said, what hota, sir, vatla hota, vatla manta, to the what lagte. I said, tell them that. Listen carefully. Speaking, 75%. In foundational years, you have to focus on their listening skills and speaking skills. Reading, we spend 8 years, 16%. Writing, we spend 13 years. Look at the benefit to the child is only 9%. This is the best example is our great-grandparents. Grandparents, they studied less, but they are so wiser than us because they listen and speak. Next. This is the one I made with the waste leaves. I told the children, creativity is not imitation. They have to create something better than me. Next. This is done by 3 children, 3 years old, together. Look at the peacock, which is more beautiful. Next. These are the pictures there. Okay, go ahead. Rabindranath Tagore's, it is so touching, this statement. Don't limit a child to your own learning, for he was born in another time. मेरे जमाने में एक बार
CM of Andhra Pradesh asked me, विशाल मैडम हमारे टाइम में प्री स्कूल ये सब नहीं थे, आप बहुत कर रहे थे. मैं CM हो गया. I told him, sir आप प्री स्कूल को जाने से PM होते थे. Next, Mahatma Gandhi says, if you want peace, foundational education has to talk about peace and values. Next. J.J. Krishnamurthy, please listen to his videos, extraordinary global teacher. We talk so much about merely to stuff the child with a lot of information, making him pass examinations is the most unintelligent form of education. But we are doing all that unintelligent. If he is there, he would get a heart attack. Fast, now. Just show the slides. Show. Thank you. Sorry. One second, Peach. You please take down the number. Have parental workshops to die peacefully. When we are dealing with children, we have to do justice. My humble request is have repeated parents workshops, teacher training, because teacher is going to build the generations till she retires. Okay, thank you. Thank you, madam. I think because of shortest of time, we have to run fast. Now, next speaker is Dr. Shujauddin Punekar. Is a presentation. Dr. Shujauddin is MRCP, CCST and FRCP from UK and is a consultant cardiovascular physician and director of Medicine India in CCAB, Bijapur. I request him to please go fast as far as possible within 8 to 10 minutes. अस्सलाम वालेकुम. सब में पहले मैं अपने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ से शुरू करता हूं. फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, फ़लस्तीन के माँओं के लिए, फ़लस्तीन के बहनों के लिए, फ़लस्तीन के बुजुर्गों के लिए और फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ के साथ मेरी एक 4-5 मिनट की गुफ्तगू मैं करना चाहता हूं. इसके बाद हमारे अब्दुल रशीद साहब, ख्वाजा शाहिद साहब, हमारे फौजिया खान मैडम जो इधर बैठे हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किए और ऐसे आइडियाज की बात करने के लिए हमारे के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए. मेरी उर्दू जबान कभी मैं फसी अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारी मेरी दखनी जबान है. मैं दक्खन का हूं और दक्खन में हम दखनी बोलते हैं और इधर कुछ दखनी लोग भी बैठे हैं. एक दखनी शायर बोलते हैं कि तू दखनी है प्यारे, तू दखनीच बोल. मैं 2-3 मिनट जनरल बातें करूंगा और उसके बाद 2-3 मिनट टेक्निकल बातें करूंगा. और मेरे पास कोई हमारे प्रोफेसर विशालपट्टनम मैडम के जैसे मेरा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरा कोई पावर पॉइंट नहीं है. लेकिन मैडम का लेक्चर इतना अच्छा हुआ कि मुझे ये हमारे हेडमिस्ट्रेस की याद दिलाए कि जो इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग आइडियाज थे मैडम आपके, जो ब्रेन डेवलप. मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और जो 60% जो ब्रेन की बात करें, जो बच्चा जब पैदा होता है उसका ब्रेन जो है नहीं, एडल्ट साइज के 60-70% पैदा होने के वक्त ही बना रहता है वो. लेकिन मैं टेक्निकल बातें थोड़ी देर में करूंगा इंशाल्लाह. लेकिन मैं कुछ जनरल बातें करना चाहता हूं, खासकर हमारे भारत के बारे में, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं. अभी नहीं बल्कि 10,000 सालों से या 50,000 सालों से या 5 लाख सालों से हम कोई बाहर से नहीं आए हैं. हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे. आए इंसान, मैं एक जनरल बात करता हूं. आए इंसान, तू कोई 9 महीनों में बनी हुई चीज नहीं है.
क्या समझते थे हम कि 9 महीनों में तू पैदा हुआ है? तू कोई 9 महीनों में बनी हुई चीज नहीं है, तू अहसन तक़वीम है। और तुझे बनाते बनाते 1350 करोड़ साल लगे हैं मुझे। तुझे बनाते बनाते 1350 करोड़ साल लगे हैं मुझे। तू अहसन तक़वीम है। क्या है? अहसन तक़वीम है। तो ये याद रखें कि हम ऐसे ही नहीं पैदा हुए, जस्ट शादी हो गई और 9 महीने में बच्चा होगा, कुछ ऐसे ही नहीं पैदा हुए हैं हम। ये यूनिवर्स बन के 1350 करोड़ साल हो गए हैं और हमारा कनेक्शन पहले सेकंड से है, पहले सेकंड से इस यूनिवर्स के। मैं बताता हूं आपको, यहां साइंटिफिक और एजुकेटेड लोग बैठे हैं और आप समझेंगे, मेरे अंदर जो कार्बन है ये सितारों के पेट में बना है। द कार्बन इनसाइड मी वॉज फॉर्म्ड इन स्टार्स। The oxygen in me was formed in stars. The hydrogen inside me was formed in stars. I was not just born in 9 months. It has taken me 13.5 to 13.8 billion years to come into being. खेलोना इसको खिलौना समझकर, कुछ लोग सुने होंगे ये, खेलोना इसको खिलौना समझकर ये मट्टी की मूर्त बड़ी चीज है। नहीं, काम की बात को आता हूं मैं अपना वक्त 8 मिनट इतना ही लेता हूं, कोई ज्यादा नहीं लेता, फिक्र ना करें आप। तो अपने वजूद को समझो, अपने अंदर को समझो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात मैं करना चाहता हूं हमारे भारत के बारे में, ये हमें इतना गुस्सा ना आए किसी गिरोह के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर, इतना गुस्सा ना आए कि अपने गुस्से में डूबकर अपने आप को भूल जाएं और अपना तोशा बनाने को भूल जाएं। किसी गिरोह पर या किसी इंसान पर या किसी दूसरे पर इतना गुस्सा ना हो, चाहे कोई भी हो। ये समझिए बात कि हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है? उसे कुरान में अदुव्वुम मुबीन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अदुव्वुम मुबीन, यानी खुला दुश्मन। वो एक ही होता है, वो शैतान होता है। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं होता, चाहे किसी का भी गिरोह का हो। मैं अब टेक्निकल बातों में आता हूं। सॉरी, टेक्निकल बात के पहले मैं हमारे मैडम की एक बात बोलता हूं। हमारे जो फौजिया मैडम कल एक शेर बोले थे, जिसका मैं अंग्रेजी में महफूम लिखा हूं कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑल योर लाइफ क्रिटिसाइजिंग और लमेंटिंग अबाउट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, यू कुड हैव स्पेंट सम टाइम लाइटिंग ए लैम्प। इसका मैं अंग्रेजी में महफूम कर रहा हूं क्योंकि उर्दू में मैं नहीं कर सकता था। Now I will come to some technical points, and this is important. We have formed an organization called Medicine India, and Medicine India is busy across India doing some projects, and one of our projects is genetics and genetic disorders in cousin marriages. And I thought that was the best thing I could speak in this meeting, in this conference, because more than 50% of the audience is female, which is great. So let me just tell you something. और मैं ईमान के दायरे के अंदर से बात कर रहा हूं, ईमान के दायरे के अंदर से बात कर रहा हूं मैं। Cousin marriages are associated with double the risk of genetic disorders. जो मापेट जो डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों को, इसका रिस्क कजिन मैरिजेस में डबल है। तो हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में कजिन मैरिजेस का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, ये 30% है। तो 30% ऑफ आवर पीपल आर गेटिंग मैरिड विद इन द वाइडर फैमिली, विद इन द wider community, so cousins or sometimes even
In some castes, there is also uncle-niece marriages. So, what I would strongly suggest, ये जायज़ है बिल्कुल, कजिन मैरिजेस बिल्कुल जायज़ हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है कि आप अगर अपने कजिन से शादी करेंगे तो जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड बच्चा पैदा होने का रिस्क जो है डबल है. रिस्क 5% है, अंकल नीस मैरिज में 5% ज्यादा है, 12.5% रिस्क. सो वी वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट पीपल थिंक एंड गेट their bahu or get their damad from outside the family. So आप unrelated शादियों को प्रेफर करें. और मैं फिर एक बार बोलता हूं, ये बिल्कुल जायज है और मैं ईमान के दायरे के अंदर से बात कर रहा हूं. So I think I've probably taken enough time. Just one or two last points is just coming to nutrition. हमारे बहुत सारे स्पीकर्स न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, लेकिन न्यूट्रिशन पर एक या दो बातें कि जब बच्चा छोटा रहता है, when the baby is small, focus on protein nutrition. बहुत बार we are giving them carbohydrate rich nutrition, especially when the child is young, when the child is say less than 5 years old, we need to focus on protein nutrition. So with these couple of technical points and with a lot of general points, with some resistance from some members of the audience, I don't know where they're inspired from, I would end my little talk. और बहुत शुक्रिया. So I would now request Ms. Asma Zaidi, who is on early childhood, doing PhD in education on foundational literacy, and territory head of Early Childhood Association and owner of Let Us Read program, Foundational Literacy, and also having a channel WIN, Hamare Bacche. I would request Ms. Asma Zaidi to kindly present her paper. First of all, thank you so much for giving me this privilege and this opportunity. It's really an honor to be on this stage and share it with so many eminent personalities. Please start. Please. First. So today's topic is going to be importance of foundational literacy, its hurdles and solutions in early years. तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आप लोगों ने सुनी होगी, पिछले स्पीकर्स ने भी कहा है कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस एजुकेशन के बारे में है. और फाउंडेशनल लिटरेसी वो टाइम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं और उनकी तालीम की, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो वो कैसी होनी चाहिए और हमारे मुल्क में खास तौर से फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. तो नेक्स्ट प्लीज. मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी ब्रेन के बारे में, क्योंकि जुबैर साहब ने और विशाला मैम ने भी काफी एक्सप्लेन किया है. बट first point, please. The brain is the only organ in the body that is not developed at the time of birth. Brain जो है, बच्चा जब पैदा होता है तो the brain is not developed. It grows after birth. Next, please. And our brain is neuroplastic. इसका मतलब होता है कि या ब्रेन इस्तेमाल करो या उसे जाया करो. So use it और लूज इट प्रिंसिपल पे काम करती है ब्रेन. और ये सबसे ज्यादा कोविड के जमाने में हमने देखा है कि जब बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं, जब पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जब बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जब बच्चे अपने छोटे छोटे घरों में बंद थे, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर, अब जब एडमिशन हुआ है उन लोगों का स्कूल में, एंड मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो अब जब हम एडमिशन देखते हैं स्कूल में, तो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स. बहुत सारे नॉर्मल बच्चे पैदा हुए थे, बट नाउ दे हैव अक्वायर्ड थिंग्स एंड डिसेबिलिटीज लाइक ADHD, क्योंकि
their brain was not functional at the time when it was functional. विशाला मैम ने बहुत सारे ग्राफ्स दिखाए थे कि 0 to 6 years is called the time of the absorbent mind. जब आपका दिमाग जो होता है वो स्पंज की तरह होता है, हर चीज अब्सॉर्ब करता है, और उस वक्त को जब हम जाया करते हैं, तो ये मेरी दरखास्त है माओ से कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें छोटा ना समझें, उनकी कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन कंटिन्यूसली होनी चाहिए ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट सही हो. नेक्स्ट प्लीज. और नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं मुद्दा बोलना चाहूं आज का, वो ये है कि फाउंडेशनल लिटरेसी, हम लोग ज्यादातर जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं, तो उसको कोई फिजिकल डेवलपमेंट से कनेक्ट नहीं करता. और आज का अगर आप सिर्फ मेरी एक पॉइंट समझ लें कि रीडिंग और राइटिंग का ताल्लुक मशक्कत और प्रैक्टिस और एबीसी से नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ताल्लुक फिजिकल मूवमेंट से है. जितना फिजिकल मूवमेंट सही होगा उतना ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक होगा. और ये बुनियाद गलत हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि जब सबसे पहली बुनियाद जो गलत होती है, और मैं यहाँ बहुत सारी औरतों को और जितने लोग बैठे हैं वालिदैन को, दादा दादियों को बोलना चाहूंगी, फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो सिजेरियंस करते हैं. नेचुरल बर्थ होनी चाहिए, ये फर्स्ट मिस्टेक है. उसके बाद की मिस्टेक होती है जो हम बच्चों को गोद में लेके घूमते हैं, लाड में, प्यार में. 10 साल के बाद पैदा हुआ, 12 साल के बाद पैदा हुआ, लड़का मेरा शहजादा, उस लड़के को हम उसी वक्त गोद से ही बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ बच्चे का लेट कर और पैर हाथ हिलाने से खुद से होता है, उसको हम हिंडर कर रहे हैं. इसके बाद थर्ड चीज जो होती है उसे कहते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मगर आप सिर्फ ये समझ लें कि जो मूवमेंट बच्चों का होता है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम बच्चों को वॉकर्स में डाल के, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम बच्चों को कार सीट्स में बांध के, खासतौर से बाहर की कंट्रीज में. और ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से उनका ग्रॉस मोटर स्किल अफेक्ट होता है, उनका फाइन मोटर स्किल अफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली लर्निंग में, रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं. नेक्स्ट. रिसर्च ये दिखाती है कि अगर हम अर्ली लिटरेसी के ऊपर तवज्जो दें, अगर हम अर्ली लिटरेसी के ऊपर इम्पोर्टेंस दें उसे, तो ना सिर्फ बच्चे एकेडमिकली इंप्रूव करेंगे आगे की जिंदगी में, बल्कि हमारी कंट्री का नेशनल जीडीपी भी बढ़ेगा. और ये बात अभी तक हिंदुस्तान में नहीं हुई. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में अर्ली चाइल्डहुड को इम्पोर्टेंस दी गई है. नेक्स्ट. सो समझना ये है कि ये जो गैप्स हैं, व्हाट आर दीज गैप्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया, एंड इसकी रेलेवेंस और अर्जेंसी क्यों है. अगर आप एसर की रिपोर्ट देखें जो जुबैर सर ने भी बताई थी, वो 2018 की है, पुरानी रिपोर्ट है. मगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद चेंज हुआ होगा 2023 तक, तो जैसे सर ने अपनी स्लाइड में दिखाया था, चेंज जरूर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ और बुरा हो गया. राइट. सो 27% क्लास 3 के बच्चे जो हैं, अगर आप किसी भी क्लास 3 की जमात में चली जाएं और उनसे पढ़ने के लिए कहें तो वो लोग पढ़ नहीं सकते. और 50% ऑफ क्लास 5 चिल्ड्रन जो हैं वो पढ़ नहीं सकते. 73% जो हैं वो पढ़ सकते हैं. क्लास ग्रेड 8 स्टूडेंट्स क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते. एंड दिस इज रियली अलार्मिंग. और इसकी बुनियाद डालनी चाहिए अर्ली ईयर्स से, शुरुआत से. नेक्स्ट प्लीज. अगर हम कंपेयर करें एजुकेशन सिस्टम को इंडिया और फिनलैंड के या इंडिया और जापान के, तो मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर जापान, most progressive countries Finland. Then what is the problem? The problem is that Japan and Finland give a lot of time and a lot of importance to early childhood education, which is not given in India. One of the biggest reasons is that Japan में 6 साल वो लोग देते हैं बच्चों को मैनर्स और वैल्यूज सिखाने के लिए. 6 साल बच्चे सिर्फ हाथों से काम करते हैं. 6 साल बच्चे पेड़ पौधों की, जानवरों का ख्याल करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड को एग्जिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज. क्या ये वाली वैल्यूज, ये वाला सिस्टम हम फर्स्ट 6 इयर्स में अपने बच्चों को देते हैं? अगर हम इजराइल और पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं और हम ज्यूज की बात कर रहे हैं, तो ज्यूज बहुत छोटी कौम है,
मगर सी द इम्पोर्टेंस दैट दे गिव इन रेजिंग देयर चिल्ड्रन. प्रेगनेंसी से उनके पूरी कम्युनिटी में माँ की केयर की जाती है. प्रेगनेंसी से स्टिम्युलेशन करने वाले एक्सरसाइजेस दी जाती है माओं को. इम्पोर्टेंस दी जाती है यंग कपल्स को. पार्क्स बनाए जाते हैं, जगहें बनाई जाती हैं जहां बच्चे खेलें. और हम लोग इतना ट्यूशन में और पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं बच्चों को कि उन लोगों का बचपन खत्म हो जाता है. नेक्स्ट, व्हाई इज देयर सच अ ह्यूज गैप इन लिटरेसी? दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन. नेक्स्ट, the gap in literacy is because of lack of home literacy environment. हम सब लोगों में से जो यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ उठाकर बताएं कितने लोगों के पास बच्चों की चिल्ड्रंस बुक्स हैं घर पर? गिनती के लोग हैं, राइट? बच्चों की किताबें, मैं बड़ों की किताबों की बात नहीं कर रही हूं. बुक्स फॉर चिल्ड्रन. हम लोगों ने गिफ्ट करना, एक जमाने में मुझे याद है हमारे पेरेंट्स और हमारे घरों में बुक्स गिफ्ट की जाती थी बर्थडे पे. अब कौन करता है? लाइब्रेरीज होती थी. हर घर के सामने, हर नेबरहुड में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है. देयर इज नो इम्पोर्टेंस गिविंग टू रीडिंग अलाउड. कितने माँ बाप वक्त निकाल के बच्चों को कहानियां सुनाते हैं? कोई नहीं सुनाता, क्योंकि सब फोन में लगे हुए हैं, तो बच्चे भी वो इमिटेट करते हैं फोन, राइट? नेक्स्ट प्लीज. लाइफस्टाइल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इश्यूज. आप माने या ना माने, ग्रोथ एंड मूवमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट. नेक्स्ट प्लीज. स्क्रीन टाइम. जो स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ है हम लोगों का, ये जो मोबाइल फोन ने बर्बादी मचाई है, बहुत बुरी बर्बादी है. एंड लाइक आई सेड, इसकी वजह से काफी बच्चे जो नॉर्मल थे वो भी ADHD हो गए. नेक्स्ट, लैक ऑफ मूवमेंट एंड प्ले. हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे जब से स्कूल शुरू हुआ तो ABCD 1 2 3. जब मैं इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं मैम इसको पूरी A to Z आती है, बेबी सुनाओ, मैम को सुनाओ, 1 2 3 सुनाओ, A to Z सुनाओ. आई डोंट वांट दैट. वो जरूरी नहीं है. जरूरी क्या है? आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा है, आपका बच्चा खेलता कितना है, आप उसे तवज्जो कितनी देते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट, विच वी डोंट सी. और ये स्कूल्स का जो निजाम है इंटरव्यू का, नर्सरी के बच्चों का क्या इंटरव्यू और क्या एंट्रेंस टेस्ट, राइट? यू नीड टू चेंज दैट. अगर हम एजुकेशन में रहकर ये चेंज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि कौन करेगा. वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट ब्लेम अदर पीपल. हमारी कंट्री में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 5th क्लास तक द गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड. आप कोई भी करिकुलम करिए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, कोई आता नहीं चेक करने के लिए. तो वाई डोंट वी यूज इट टू आवर एडवांटेज? वाई डू वी हैव टू स्टिक टू द करिकुलम एंड सिलेबस? किसने ली वो किताबें जो LKG UKG में कंपलसरी है बच्चों को पढ़ाना? किसने सेट किया वो रूल के बच्चों को लाइनें और पेजें लिखना चाहिए? ये किसने रूल सेट किए हैं? ये हमने रूल सेट किए हैं, मगर हम उसे चेंज नहीं करते क्योंकि करिकुलम है, सिलेबस है. मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये करिकुलम सिलेबस चेक कौन कर रहा है. हम ही ने तो बनाए, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं. एंड आई होप दैट पीपल टेक बैक दिस पॉइंट. नेक्स्ट, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एंड टीचर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. माओं की तरबियत बहुत जरूरी है. नेक्स्ट प्लीज. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तक बच्चे लिखते नहीं हम समझते हैं कि पढ़ नहीं रहे, राइट? तो नर्सरी से शुरू हो जाता है. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन, डॉट्स के ऊपर लाइनें बनाना, क्योंकि हम समझते हैं लिटरेसी का मतलब है लिखना, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. लैंग्वेज डेवलप होती है सुनने से और बोलने से. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग. तो हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम जब कुरान शुरू करते हैं, अरबी पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम अलिफ बा ता सा सिखाते हैं. अल्फाबेट से आज तक किसी ने जबान सीखी है? जबान सीखते हैं बोलने से. सो यू शुड टॉक इन अ लैंग्वेज. Multilingualism is good. Talking in mother tongue is good. But you also need to learn other languages. And it is completely okay for a child and natural for a child, we have other experts over here, to learn at least 6 languages in early years. Because the mind is so absorbent. मगर हम गलती क्या करते हैं? हम लैंग्वेज सिखाने के बदले ABC सिखाते हैं. लैंग्वेज सिखाने के बदले अलिफ बाता सिखाते हैं. लैंग्वेज शुड बी फंक्शनल. बोलें, बच्चे को बोलने का मौका दें, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट,
How might we bring solutions in early years? I will go very, very fast because we don't have time. So, national literacy level हम कैसे improve कर सकते हैं? और इस चीज का solution क्या है? Next. National Curriculum Framework ने हमें guidelines दी हैं. हमें ये बताया है कि कैसे हम reach कर सकें. Actually, I should say they have given guidelines, but they have not told us what to do. ये हमें खुद फिगर आउट करना है कि व्हाट. तो जो हम करते हैं, मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. किसी को पसंद आए तो you're more than welcome to. Please next. निपुण भारत पॉलिसी also talks about foundational literacy. आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखें, वो आपको करिकुलम गोल्स और लर्निंग आउटकम्स दिखाते हैं, मगर वो कैसे अचीव करेंगे वो नहीं दिखाते. नेक्स्ट. सो लेट्स रीड इज अ प्रोग्राम which is focusing on learning of English as a second language. हमको मालूम है कि मातृभाषा की importance बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है. We know. So, learning of English, and for Indians, English will always be a second language, but it is important to learning English also. So, next. Next, please. This is our program. It is a complete program which all schools are most welcome to take and share. हम लोग रीडिंग एक्टिविटी किट्स लेते हैं, उसके अंदर स्कूल बुक्स हैं, एक असेसमेंट रजिस्टर है, टीचर्स की एजुकेशन गाइड है और टीचर ट्रेनिंग है. नेक्स्ट प्लीज. ठीक है. आई थिंक आई विल मूव विद दिस, मगर इसमें सबसे अहम चीज ये है कि हम लोग मूवमेंट से और प्ले से, खेलने से लिटरेसी सिखाते हैं. और लिसनिंग, और ये याद रखिए कि जब बच्चा सुनेगा, when he listens enough, he is going to be a reader. And when he speaks enough, he is going to be a good writer. जब तक listening, speaking, जो lower order thinking skills हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तो reading and writing later years में अच्छे से नहीं आती. Next please. I will skip this. Next. So, these are games that children can play in the classroom. और ये गेम्स के थ्रू पढ़ाना बहुत बहुत इजी होता है, विच इज वॉट योर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड निपुण फाउंडेशनल लिटरेसी, निपुण भारत पॉलिसी से. नेक्स्ट प्लीज. ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और मैम ने भी बोला था कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होती हैं. फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट? सो दीज आर the materials which are being used in every domain. तो physical development में gross motor skills भी है, fine motor skills भी है. Next please. Cognitive development में lower order thinking skills, higher order thinking skills. Next please. Social emotional development में a lot of activities which cater to language speaking, socialization, play with children. Next please. Language development through storytelling, through listening and speaking, and especially through activities like show and tell. Next. Let's Read को हमने special needs के बच्चों के साथ भी use किया है. We are using Let's Read with neurodivergent children in my school, and we have over 75 children who have learned how to read up to their level, not age appropriate because obviously they're special needs children, but there has been a drastic improvement in literacy skills in these children. Assessment in reading years, this is something that I have done. It is called the reading age. तो हम reading age निकालते हैं बच्चों की assess करने के लिए कि उनकी reading कहाँ तक पहुँची. Next please. और ये मेरा डेटा है. I will not explain it, but if you can see, there is a progression of reading which is calculated according to reading age. और ये schools में, classrooms में हर जगह होती है, जिससे हमें एक ग्राफ मिलता है जो हमें बताता है कि बच्चों की रीडिंग कैसे और कितनी इम्प्रूव हुई, कौन सी क्लास में ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, कौन से स्कूल में ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. नेक्स्ट प्लीज. And this is the places where Let's Read has gone today. मगर ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में कम से कम मेरे मुल्क में मेरे कौम के बच्चों को और मेरी कम्युनिटी के बच्चों को इससे इस्तेफादा हो. तो इंशाल्लाह I am hoping to do that. Next please. Thank you very much. I have finished my presentation in 10 minutes. Thank you, madam. With the development of education, Mr. Katimani is former Vice Chancellor of Indira Gandhi National Tribal University and presently VC of Central Tribal University. There is one proverb in my mother tongue Kannada. Kone kusu kolito
ओणी कुसु बेड़ीतो. Just I translated into कमरे का बच्चा सड़ गया, गली का बच्चा बढ़ गया. I am from a tribal family. 1 to 7 I studied in my village, never gone to school. I was taking care of my family buffaloes, so I became Vice Chancellor twice. I was member of NEP 2020 and NCF also. Always I used to talk to Chairman Kasturi Rangan. What we are making is for whole India or for only 9% people? What we educationists, big people we are talking, we are working, it is less than 9% people. Rest people are sufferers. मैं मानो में 7 वर्ष था, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं. क्यों हमको एजुकेशन शिक्षा पानी है? एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं अक्सर कहता हूं, मैंने आई एम ए राइटर ऑल्सो, आपको कट्टी बनी बनना है तो शिक्षा पाना है. शिक्षा नहीं पाना है, वो शिक्षा पाना है जो क्वालिटी एजुकेशन हो, अदरवाइज हमको नौकरी नहीं मिलेगी. गरीब तबके के, गरीब परिवार के, समाज के हम लोगों को नौकरी की जरूरत है, स्किल की जरूरत है. और आज की एजुकेशन में स्किल गायब है, लेकिन मुस्लिम समाज में स्किल उनके डीएनए में है. लेकिन उस डीएनए के स्किल्स को हाउ टू ड्रैग इट टू फोरफ्रंट ऑफ एजुकेशन, ये मैं नहीं बना सकता, ये लोग नहीं बना सकते, आपको बनाना पड़ेगा. मैं अमरकंटक में कुलपति था ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, यहां भी कुलपति हूं. मैं अक्सर कहीं भी जाऊं मैं ट्राइब्स के बारे में बताऊं. एक बार मंत्रियों की सभा में दिल्ली में कहा कि ट्राइब्स को लेकर भी बात करो. मैंने कहा कि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ट्राइब्स के बारे में बात नहीं करूंगा तो आप करोगे. आप लोग मुसलमान एजुकेशन तरक्की को लेकर नहीं बात करेंगे तो कौन करेंगे? और एजुकेशन पैदाइशी होती है, संस्कार पैदाइशी होती है, ये बिल्कुल नहीं है. हम, मेरे परिवार में नहीं, मेरे पूरे समाज में, कर्नाटक में मैं पहला पीएचडी हूं 86 में. इट्स ओनली एजुकेशन एंड कोशिश. नाउ our organization is registered more than 20,000 PhDs. लगातार कोशिश करते रहने से बच्चे, जो बच्चियां स्पेशली हैं, ये आपका हो सकता है. हम सबको, जो तबके समाज के लोग हैं, हम सबको यूनाइट होना है. अक्सर हमको यूनाइट किया जाता है प्री इलेक्शन टाइम में, और पोस्ट इलेक्शन टाइम में फिर हम तितर बितर होते हैं. तो वी शुड नो कि हाउ एजुकेशनली हाउ वी कैन लैंग्वेज यूनाइट अवर सेल्फ. मुस्लिम समाज में और हमारे SC/ST समाज में लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर. अब देखिए, आप उर्दू में बहुत अच्छे हैं, उर्दू में लिखते हैं, जो हमारी थैली में रखी गई एक सोवेनियर वो उर्दू में है. तो हम उर्दूदार लोगों को पहुंचना चाहते हैं, नॉन उर्दू लोगों को पहुंचना चाहते हैं. नॉन उर्दू लोगों को हम उर्दू समाज की दुख दर्द को पहुंचाना चाहते हैं. तो उन लोगों की भाषा में आपको बोलना होगा. मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं. क्यों? क्योंकि ट्राइब्स को ग्लोब तक पहुंचाना है. आई केम टू नो 20 years before that I should speak and write in English only. तो आप लोग सोचे, उर्दू को बचाना है. उर्दू इज इन डेंजरस, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस. उर्दू इज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस. वैसे एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस बहुत हैं दुनिया में. सभी ट्राइबल लैंग्वेजेस 398 और अंडर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस.
तो इसको बचाना है तो स्कूल में बचाना नहीं है, घर में बचाना है। घर में हम बच्चों को उर्दू सिखाएं, उर्दू कहानियों को सिखाएं। इज रजिस्टर्ड मोर देन 20,000 PhDs। लगातार कोशिश करते रहने से बच्चे जो बच्चियां स्पेशली हैं, ये आपका हो सकता है। हम सबको जो तबके समाज के लोग हैं, हम सबको यूनाइट होना है। अक्सर हमको यूनाइट किया जाता है प्री इलेक्शन टाइम में, और पोस्ट इलेक्शन टाइम में फिर हम तितर बितर होते हैं। तो वी शुड नो कि हाउ एजुकेशनली हाउ वी कैन लैंग्वेज यूनाइट अवर सेल्फ। मुस्लिम समाज में और हमारे SC/ST समाज में लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर। अब देखिए, आप उर्दू में बहुत अच्छे हैं, उर्दू में लिखते हैं, जो हमारी थैली में रखी गई एक सोवेनियर वो उर्दू में है। तो हम उर्दूदार लोगों को पहुंचना चाहते हैं, नॉन उर्दू लोगों को पहुंचना चाहते हैं। नॉन उर्दू लोगों को हम उर्दू समाज की दुख दर्द को पहुंचाना चाहते हैं। तो उन लोगों की भाषा में आपको बोलना होगा। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ट्राइब्स को ग्लोब तक पहुंचाना है। आई केम टू नो 20 years before that I should speak and write in English only। तो आप लोग सोचे, उर्दू को बचाना है। उर्दू इज इन डेंजरस, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। उर्दू इज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। वैसे एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस बहुत हैं दुनिया में। सभी ट्राइबल लैंग्वेजेस 398 और अंडर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो इसको बचाना है तो स्कूल में बचाना नहीं है, घर में बचाना है। घर में हम बच्चों को उर्दू सिखाएं, उर्दू कहानियों को सिखाएं। इज रजिस्टर्ड मोर देन 20,000 PhDs। लगातार कोशिश करते रहने से बच्चे जो बच्चियां स्पेशली हैं, ये आपका हो सकता है। हम सबको जो तबके समाज के लोग हैं, हम सबको यूनाइट होना है। अक्सर हमको यूनाइट किया जाता है प्री इलेक्शन टाइम में, और पोस्ट इलेक्शन टाइम में फिर हम तितर बितर होते हैं। तो वी शुड नो कि हाउ एजुकेशनली हाउ वी कैन लैंग्वेज यूनाइट अवर सेल्फ। मुस्लिम समाज में और हमारे SC/ST समाज में लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर। अब देखिए, आप उर्दू में बहुत अच्छे हैं, उर्दू में लिखते हैं, जो हमारी थैली में रखी गई एक सोवेनियर वो उर्दू में है। तो हम उर्दूदार लोगों को पहुंचना चाहते हैं, नॉन उर्दू लोगों को पहुंचना चाहते हैं। नॉन उर्दू लोगों को हम उर्दू समाज की दुख दर्द को पहुंचाना चाहते हैं। तो उन लोगों की भाषा में आपको बोलना होगा। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ट्राइब्स को ग्लोब तक पहुंचाना है। आई केम टू नो 20 years before that I should speak and write in English only। तो आप लोग सोचे, उर्दू को बचाना है। उर्दू इज इन डेंजरस, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। उर्दू इज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। वैसे एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस बहुत हैं दुनिया में। सभी ट्राइबल लैंग्वेजेस 398 और अंडर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो इसको बचाना है तो स्कूल में बचाना नहीं है, घर में बचाना है। घर में हम बच्चों को उर्दू सिखाएं, उर्दू कहानियों को सिखाएं। बोलने से ज्यादा लिखने में जो भाषा दूसरे लोग जानते हैं, समाज जानता है, उस भाषा में लिखना हम शुरू करेंगे। क्योंकि पसमानदा लोगों की पीड़ा मैं जानता हूं। पसमानदा लोग तो कन्वर्टेड फ्रॉम आवर ट्राइब्स। तो कई लोग वो उर्दू नहीं जानते, कई लोग अंग्रेजी नहीं जानते, और 99% वो स्कूल नहीं जाते। 1% जो स्कूल जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी क्यों नहीं मिलती? किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में? मैं आपको एक उदाहरण देकर मैं अपनी बातों का समाप्त करता हूं। वहां पूछा जाता है, गणित के जनक कौन है, साइंस के जनक कौन है। यह कभी पूछा जाता है।
गाय कितने बरस तक जीवित रहती है, यह प्रश्न कभी नहीं पूछता। लेकिन पूरा मेरा जीवन गाय के साथ है, भैंस के साथ है, बकरी के साथ है, सांड के साथ है। मतलब एजुकेशन और जीवन को हम जैसे बड़े बड़े लोगों ने, वाइस चांसलर्स ने, टीचर्स ने अलग डोमेन बनाकर रखा है, जिससे गरीब तबके के लोग एजुकेशन से बहुत डरते हैं। एक बार दिल्ली में एक एग्जीबिशन हो रही थी बहुत बड़ी, हुनर हाट, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से हो रहा था। मैं जा रहा था लंच के लिए, मैंने कहा कि अपने ड्राइवर से, सरदार जी चलो हम देखते हैं। देखने गया, सभी मुसलमान लोग थे। तो फिर मैंने अपने सेक्रेटरी को बुला लिया, कहा कि इन सबका कास्ट क्षेत्र पूरा काम करो। देवर 180 में 170 वेर माइनॉरिटी पीपल, और 10 लोगों में 2 ट्राइब्स और कुछ लोग। मतलब 170 जो कारीगर हैं, क्या उनको एजुकेटेड कहा जाता है? नहीं कहा जाता। हमारे समाज में एजुकेटेड कहा जाता है सर्टिफिकेट को देखकर, है ना। वो बहुत बड़ी साड़ी बनाता है, बुनकर है, उनको एजुकेटेड नहीं कहा जाता। वो मलमल बनाता है, वो एजुकेटेड नहीं कहा जाता। बहुत अच्छा चिकन बनाता है, वो बिरयानी बनाता है, उस मां को हम एजुकेटेड नहीं कहते। दिस इज द बिगेस्ट गैप बिटवीन एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट इन इंडिया। थैंक यू, मुझे समय दिया, मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Idrisi is the president of Association of Muslim Professionals working on education, organizing such conferences, and also distribution collection of zakat throughout the country. बहुत सारी बातें आपने जो है इस सेशन में बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स के जरिए सुनी, और उन्हीं बातों को कुछ एक्सटेंड करके और कुछ बढ़ाकर मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है कि एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत सारे डेटा हम सब लोग यहाँ सारे सीनियर लोग, सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारा काम करते हैं। हम लोग लगातार सुनते हैं, बहुत सारे डेटा के बारे में सुनते हैं। उसमें से 2-3 डेटा पर अगर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूं तो सबसे पहली बात यह है कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में कि एनरोलमेंट टू दी बेसिक एजुकेशन वो बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है पूरी कम्युनिटी में। जो एनरोलमेंट है प्राइमरी लेवल पर और जो है प्री प्राइमरी लेवल पर वो बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंडरी लेवल पर या उसके आगे जाने के बाद वो कम हो जाता है, ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएशन के लेवल पर भी वो बहुत जबरदस्त तौर पर कमी आई हायर एजुकेशन के लेवल पर मुस्लिम एजुकेशन में। इन तमाम चीजों को अगर गौर किया जाए तो उसका सबसे बुनियादी फैक्टर, अगर बहुत सारे रीजन में से एक सबसे अहम रीजन ये है कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है उसमें हम लोगों का फोकस या उसमें हम लोगों के एफर्ट्स या उसमें हमारी जो कोशिशें कहीं ना कहीं वो कम है। उन कोशिशों को, उन काविशों को, उन इनिशिएटिव्स को हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत के साथ बढ़ाने की जरूरत है। जितनी कोशिश हम हायर एजुकेशन के लिए करते हैं, ये जितनी बातें हम हायर एजुकेशन को लेकर करते हैं, शायद उतनी बातें अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन को और जो अर्ली एजुकेशन है उसके बारे में करने लगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो मेरे हिसाब से 3 most important part of the integral part of the education system are students, parents and teachers, है ना। ये तीनों चीजें हैं जो पूरे किसी भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा, बेहतर और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकली इन तीनों सेगमेंट पे कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है। अगर मैं एक सीक्वेंस वाइज पेरेंट्स की बात करूं तो जैसे हमारे हल्का हल्का सारे स्पीकर्स ने उसको टच किया, वो ये है कि हम लोग एज अ पेरेंट, मैं अपनी बात करूं, हम सब लोग अगर अपनी भी बात करें तो हम लोगों को भी जो साइंटिफिक मेथड्स हैं अर्ली चाइल्डहुड को मैनेज करने के लिए, अर्ली एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए, तो शायद वो साइंटिफिक और टेक्निकल सिस्टम हम खुद नहीं जानते। हम जैसे लोग जो ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड का हिस्सा है, हम जैसे लोग जो ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं, हम लोगों को ये नहीं मालूम होता कि बेसिक बुनियादी तौर पर एक छोटे से बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड से लेके प्राइमरी लेवल तक किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, किस तरह से टीच करना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि हम लोग पेरेंट्स के लिए जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म स्टैब्लिश करें विद द हेल्प ऑफ अदर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो है मुझे लगता है एक बड़ा रेजोल्यूशन हम लोगों की आज की इस मीटिंग का होना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ एएमपी अगर मैं आप लोगों को कोई बातें अगर वादा करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर थिंकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर पेरेंटिंग। पेरेंट्स को ये बात जो है समझ में आनी चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड कैसे होता है। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि कम से कम मेरी छोटी बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनको जाकर ये बोलूंगा कि भाई अब आपको जो है कम से कम ये एक छोटा सा कोर्स करने की जरूरत है। दे आर वेरी गुड, दे लव देयर चिल्ड्रन, लेकिन उनको ट्रेन कैसे करना है, गाइड कैसे करना है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये हम लोगों को अपनी इनिशिएटिव्स में, अपनी स्कूल्स में इसको एक बड़ा हिस्सा बनाकर पेश करना चाहिए। सिमिलरली फॉर टीचर्स इफ वी टॉक अबाउट, तो टीचर्स ट्रेनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हम कवर करते हैं, लेकिन अगर किसी कम्युनिटी में सबसे बड़ा बदलाव और तब्दीली लानी है तो मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा जो ट्रिगर, जो एनेबलर्स हैं, जो ये तब्दीली ला सकते हैं, वो टीचर्स हैं। अब उन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है, टीचर्स की साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए काम करने की जरूरत है। बेसिकली मैं ऐसे मानता हूं कि तमाम टीचर्स बहुत मेहनती हैं, दे वांट टू डू समथिंग, बट उनको ये मालूम नहीं होता है कि हाउ टू डू दैट। तो जो कम्युनिटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े इनिशिएटिव्स हैं, इस तरह के जो बोर्ड्स हैं, ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पैन इंडिया लेवल पर हम लोग कहीं ना कहीं जो है टीचर्स की ट्रेनिंग का एक बड़ा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करें, और वो भी नॉट ओनली दी बेसिक ट्रेनिंग, थियोरेटिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो जैसे वर्कशॉप ट्रेनिंग हम करते हैं, ना सिर्फ वो, बल्कि एक साइंटिफिक लेवल पे ट्रेनिंग जिसका जिक्र जुबैर भाई और अस्मा मैडम और हमारी प्रिंसिपल मैडम कर रही थी। इस तरह से एक प्लान्ड वे में वर्कशॉप्स, प्लान्ड वे में सेशंस हम लोगों को ऑर्गेनाइज करने चाहिए। हमारे पास बड़े इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप्स है, सीकैब है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पुणे के आजम कैंपस है, औरंगाबाद के जकरिया कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं देश भर में, इनको स्पेशल इनिशिएटिव लेना चाहिए फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग। हम लोगों ने एएमपी के बिहाफ पे पिछले कुछ सालों से टीचर्स ट्रेनिंग पे बड़ा काम शुरू किया, और पिछले 1 साल से और उसको बढ़ा दिया काम को। अभी इस वक्त जो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें एक एक सेशन में 1500 2,000 टीचर्स रजिस्टर करते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम मोर देन 400 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त वाइड रीच है और कितनी तशनगी है। हम उनको दें क्या, वो मैकेनिज्म हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। वो प्रोवाइड क्या किया जाए, उनको ट्रेन कैसे किया जाए, कहीं ना कहीं वो कहीं दिक्कत है। तो जो करीम भाई, जो हमारे बीच के ऐसे एक्सपर्ट्स लोग हैं कि जो इस चीज को समझते हैं, मैं नहीं समझता आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड मैनेजमेंट, लेकिन इसको पहुंचाना कैसे है, इस पर काम कैसे करना है, उसमें हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से दे सकते हैं। तो वी हैव टू मेक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे यहाँ पर। इसी में कोलैबोरेट करने की भी जरूरत है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग पर काम करती है, सिर्फ इन चीजों पर काम करती हैं, तो उनके साथ हम लोगों को कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और टीचर्स ने ये गौर करना पड़ेगा कि जिन बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं, उनको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और साथ साथ में जिन बेसिक वैल्यूज की बात कर रहे थे, अगर उस बच्चे ने पहले दिन से, शुरू से, जब से उसने कपड़ा पहनना शुरू किया और उस दिन ये सीख लिया कि सीधे पैर से कपड़ा पहनना चाहिए, सीधे हाथ से कपड़ा पहनना चाहिए, तो फिर वो जिंदगी भर उसी तरह से काम करेगा। जो मिसालें हम लोग जापान और फिनलैंड की देते हैं, वो इसलिए होता है कि वो जो अर्ली 6 साल 8 साल की जो कोशिशें हैं, उसको कैसे कामयाब किया जाए। 2 मिनट और दीजिए प्लीज, बहुत दूर से आए हम लोग। जी सर, थैंक यू। उसके बाद जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को ये कोशिश करनी है, मुझे लगता है, जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैं सारी बातें अपने एक्सपीरियंस, वी आर नॉट, मतलब हम लोग बहुत ही एकेडमिक्स तो लोग नहीं है, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस से हमने सीखा है कि स्टूडेंट्स के साथ उनकी बेसिक मैथमेटिक्स पर डे 1 से काम करने की जरूरत है। डे 1 छोड़ दीजिए, मैंने तो कई जगह ऐसे पढ़ा है कि जब एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो प्रेग्नेंट लेडी भी मैथमेटिक्स पे काम करती है इन जापान एंड फिनलैंड। दैट इज वाई दे आर एट दिस लेवल, जिसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो वो कैसे हो सकता है विद इन कम्युनिटी, ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। मैथ्स पर, साइंस पर, एंड देन आफ्टर दैट इट कैन बी अ लैंग्वेज। जरूरी नहीं कि इंग्लिश हो, इट कैन बी एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, लेकिन मैथ्स और साइंस पर उस लेवल पर काम करने की जरूरत है। अब ये बात शायद कुछ लोगों को समझ में आती हो, लेकिन इन बातों को कम्युनिटी इनिशिएटिव कैसे बनाया जाए, इन बातों को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, हर पेरेंट तक कैसे पहुंचाया जाए, हर स्टूडेंट के लिए कैसे इंतजाम किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। इसमें जो है, हम हमारे कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्री मैकेनिज्म एटलीस्ट ऑनलाइन बेसिस पर, जो है डिजिटल बेसिस पर, मैथ्स की ट्रेनिंग का
छठी क्लास से लेके 8वीं 9वीं 10वीं की क्लास तक के लिए एक मैकेनिज्म ऐसा लेकर आए जिसमें सिर्फ मैथ्स की ट्रेनिंग हो। जिसका मैथ्स अच्छा है उसकी पूरी दुनिया अच्छी होगी, जिसका मैथ्स खराब है उसकी पूरी दुनिया खराब है। ये मुझे लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड का सबसे इंपॉर्टेंट एक हम लोगों के लिए मैसेज होना चाहिए। हमने इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए एक और जो है काम शुरू किया है, जो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर करना चाहिए। वो ये है कि हमने प्री प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश करने का एक फैसला किया, एएमपी के जरिए फैसला किया। उसका एग्जीक्यूशन हमारी सेपरेट टीम्स करेंगी। हमने अल मदीना एजुकेशनल एकेडमी के नाम से कुछ स्कूल शुरू किए, कुछ जगहों पर बगैर नाम से भी शुरू किया है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे 8-10 मॉडल्स अलग अलग शहरों में शुरू किए जाए। उसका जो एस्टैब्लिश मॉडल है वो रामपुर से शुरू किया है यूपी में। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर उसको कामयाब किया तो इस मॉडल को हम आप जैसे लोगों के जरिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंशाल्लाह गांव-गांव तक रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। शायद वो फॉर्मल स्कूल ना बने, शायद वो जो है एक फॉर्मल बिल्डिंग मैकेनिज्म वाला ना हो, एक छोटा सा माइक्रो लर्निंग सेंटर हो, लेकिन उस पर फोकस उन्हीं बातों पर किया जाएगा जिसका तस्करा हमारे यहाँ पर इन एक्सपर्ट्स ने किया। इसके अलावा एक छोटा सा 1 मिनट का वक्फा लेकर आप लोगों को एक एएमपी के इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहता हूं। हम लोगों ने रिसेंटली पिछले 3 सालों से हम लोग नेशनल टैलेंट सर्च के नाम से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंडिया लेवल पर होता है पूरे, माशाल्लाह। वो पिछले साल 72,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था फ्रॉम मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, और ये ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था। इस कंपटीशन के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि हमने इसमें जो मुल्क भर की जो सबसे इंपॉर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है कम्युनिटी की, उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको एक साथ ले आया है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग फ्री स्कॉलरशिप्स। पिछली बार ऑनलाइन था, इस बार ये ऑफलाइन है। इस बार हमारी तैयारी की मिनिमम 500 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया से। वो ज़हीन होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए। इंशाल्लाह उनके पूरे एजुकेशन की एटलीस्ट जिम्मेदारी हम जो है हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए उठाएंगे। उसका अनाउंसमेंट हमने कर दिया है। 25 नवंबर को एग्जाम करने वाले हैं। मोर देन 300 सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं पूरे इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनसे उस सिलसिले में बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स को वो भी एक प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है। बेसिक अगर हमने 8th, 9th, 10th या उसके पहले 6th से भी बातें होने लगी हैं, अगर उस लेवल पर हमने इन बच्चों तक इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा दिया, उसमें एनकरेज किया, और उसमें हमारे टीचर्स को और इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया कि इवन दे शुड गो ऑन दीज लाइंस, तो मुझे लगता है कि पूरी कम्युनिटी में एक बड़ी चेंज और बड़ी तब्दीली लाएंगे। आखिरी बात मेरी करने, इसमें जो है आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग शायद देखते होंगे कि हायर एजुकेशन के एनरोलमेंट में लड़कियों का परसेंटेज जो है वो लड़कों के परसेंटेज से बहुत ज्यादा है। लड़के 44% है और लड़कियां जो है वो 56% एनरोल्ड है आज की डेट में। ये ख्वाजा शाहिद साहब ये डेटा जो है फुरकान भाई का दिया हुआ डेटा है हम लोगों को। मुझे लगता है कि अगर ये डेटा इसी तरह से रहा तो सिर्फ 15 से 20 साल हम लोगों को लगेंगे, हम एजुकेशनली इंशाल्लाह इस मुल्क में किसी भी कम्युनिटी के बराबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो बच्चियां पढ़कर निकलेंगी, इनके बच्चे तो जो है गैर पढ़े लिखे, गैर तालीम याफ्ता या जो है अनपढ़ और कमजोर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इस बात की हम लोगों को पूरी जो है वो रहनी चाहिए, यकीन रहना चाहिए हम लोगों को इस बात का। तो हम लोगों को इस ट्रेंड से मायूस होने की जरूरत नहीं है, इस ट्रेंड से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हमारी बच्चियां यहाँ पर आज बैठी हुई हैं, यहाँ पर इसके पहले बहुत सारे और भी थी, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग इन बच्चियों को मजीद आगे बढ़ाएं और इनको साथ साथ ये भी ट्रेन करें कि जनरेशन को कैसे पढ़ाया और बढ़ाया जाता है, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स ने आज के इन सेशंस में किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Now finally I am requesting Professor Mahmood Siddiqui of Manu to kindly give his presidential address. मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखूंगा। यह कहा जाता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन, और मिल्लत इस्लामिया को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जमाने माजी में भी हमारे असलाफ ने जो कामयाबियों के झंडे गाड़े थे, तो उससे पहले इल्म का अलम अपने हाथों में थामा था, तभी जाकर वो इनकलाब आया था। लेकिन आज के जो हालात हैं, इन हालात में मैं आप तमाम से तवज्जो चाहूंगा। इस स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हालात की वजह से जरूर बाज लोगों में एक तरह की अफसुर्दगी पाई जाती है, लेकिन उसको खत्म करने का जाहिर है कि उसके अलावा और कोई चारेकार नहीं। मैं एक मिसाल के जरिए से आपके सामने बात रखूंगा। कहते हैं कि आज से 100 साल पहले फ्रांस में किसी को सजाए मौत देने का बहुत अजीब और गरीब तरीका था कि एक स्लॉटर हाउस में जिस तरीके से मशीन से गर्दन काटी जाती वैसे गर्दन काटी जाती थी। तो वहां के माहिर नफ्सियात ने
सुप्रीम कोर्ट के जज से इजाजत ली कि आज जिसका ऐलान हुआ है, जिसकी फांसी की सजा जिसको दी जा रही है, 1 हफ्ते के बाद उसकी सजा हम अपने अंदाज में देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उसने कहा कि तकलीफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम तकलीफ ज्यादा नहीं देंगे। अब साइकोलॉजिस्ट के उस ग्रुप ने उस मुजरिम को उस मकाम पर लेकर गए कि जहां पर सजा दी जा रही थी। उससे कहा क्या, देखो इसको लिटाया गया, आपको भी ऐसा लिटाया जाएगा, इसको आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपकी भी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है, ऐसे ही शुरू होगी, और एक के बाद गर्दन जो है आपकी काट दी जाएगी। उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं इसके लिए। अब 1 हफ्ते के बाद उसको लाया गया, उसको भी लिटाया गया, आंखों पे काली पट्टी बांध दी गई, उल्टी गिनती पड़ी गई। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने उस ऑपरेटर को रोक दिया, कहा कि रुक जाओ, गर्दन मत काटो। और उन्होंने अपने साथ नीम गर्म पानी लेकर आए थे, वो पानी उसी गर्दन पे डाल दिया ताकि उसको एहसास हो कि खून बह रहा है। 5 मिनट तक बिल्कुल मंजरनामा वैसे ही है। 5 मिनट के बाद फिजिशियन से कहा गया कि इसको चेक करो। उसको चेक करके देखा गया तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो चुका है। अब मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि अगर ब्लेड ने गर्दन नहीं काटी तो उसका इंतकाल कैसे हो गया? डर और खौफ भी नहीं था, 1 हफ्ता पहले वो ज़हनी तौर पर तैयार था, फिर उसकी डेथ क्यों हुई बताइए? उसकी डेथ इसलिए हुई कि उसने सोच लिया कि मैं मर चुका हूं। जिसने सोच लिया कि वो मर चुका है, वो मर चुका है। और जिस कौम ने यह तय किया कि अभी हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, तो वो लोग जिंदा है। क्या प्यारी बात कही थी फिराक ने कि कर्नों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, कर्नों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तो ये पहला पैगाम है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आपके सामने रखना चाहता था। इसलिए कि जब पानी की बूंद गिरती है तो बहुत पाक, बहुत साफ और शफाफ होती है, हम उसको डायरेक्ट अपने हाथों में लेकर पी सकते हैं। लेकिन पानी की वही बूंद अगर गटर में गिर जाए तो कोई उससे अपना पैर भी धोना पसंद नहीं करता। पानी की वही बूंद अगर गर्म तवे पर गिर जाए तो वो तबखीर बन जाएगी, वो बुखारात बन जाएगी, तबखीर का अमल में आएगा और वो उड़ जाएगी। लेकिन पानी की वही बूंद अगर कवल के फूल की पत्ती पर पहुंच जाए तो वो चमक उठे और दमक उठे। और पानी की वही बूंद होती है जो समंदर के अतराफ बिखरी हुई किसी सीपी ने अगर उसका इस्तेमाल कर लिया तो वही बूंद है जो एक मोती बन जाती है, गौहर बन जाती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि बच्चों में टैलेंट्स की कमी नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम पर, आबादी का धमाका के नाम पर हम उनका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? हम उनका इस्तेमाल गंदी नाली के तौर पर कर रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल गर्म तवे के तौर पर कर रहे हैं, कि हम उनका इस्तेमाल कमल के फूल की पत्ती के तौर पर कर रहे हैं, या हम सीप बनकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए मैं आपसे अपील करता हूं कि मिल्लत इस्लामिया में अगर इनकलाब पैदा करना है, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, अगर आप अपनी जागती आंखों से इनकलाब देखना चाहते हैं तो इन मासूम बच्चों का इस्तेमाल एक सीप की मानंद कीजिए। चाहे आप पेरेंट हों, चाहे आप टीचर्स हों, चाहे आपका ताल्लुक कुछ भी ना हो, लेकिन मिल्लत इस्लामिया के बच्चे हैं, इस मिल्लत के बच्चे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं, गर्मजोशी के साथ उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने उनका इस्तेमाल किया तो यकीनी तौर पर उनमें टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक मरतबा एक कंपनी का मैनेजर, एक कंपनी का ओनर, वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, उसको मैनेजर का इंतखाब करना था। तो हर एक से एक ही सवाल करता था कि मैनेजर की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए, और किसी के जवाब से मुतमईन नहीं हो रहा था। आखिरी में एक आदमी आया और उसने कहा कि सर, मेरी नजर में कंपनी के मैनेजर की सबसे बड़ी खूबी यह होनी चाहिए कि वो कंपनी को अपने ओनर से भी ज्यादा जानने वाला हो। ओनर ने कहा कि ऐसा हो सकता है? यस सर, जब तक कि वो ऐसा नहीं होगा वो कामयाब मैनेजर नहीं बन सकता है। तो ओनर ने कहा कि आपने बात तो बिल्कुल सही की, आपका जवाब मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये बताइए कि ये बात आपने किस किताब में पढ़ी या किसी उस्ताद से सीखी? तो उसने कहा कि नहीं सर, किसी किताब में नहीं पढ़ी, किसी उस्ताद से नहीं सीखी। कहा फिर कहां से सीखी? कहा कि सर अपने घर से सीखी। कहने के लिए तो मेरे वालिद वो हेड ऑफ द फैमिली है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, ओनर है, कंपनी के ओनर हैं, लेकिन मेरी मां जानती है कि अगर किसी भाई को बुखार में अगर वो मुब्तला हो तो उसको उस वक्त क्या ग़िज़ा देनी चाहिए। मेरी मां जानती है कि मेरी बहन को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मेरी मां जानती है कि अब्बू को अगर
कहीं पर सफर पे जाना है तो उनके बैग में कौन सी चीजें रखी जाए और कौन सी चीजें नहीं रखी जाए, मेरी वालिदा घर की मैनेजर है और वो अब्बू से ज्यादा घर को जानती है। तो अगर आप इस पूरी मिल्लत इस्लामिया को और इस पूरे मुल्क को एक कंपनी समझते हैं, तो इसका मैनेजर, अगर आप खवास में शामिल है, इलाइट में शामिल हैं, आप खास लोगों में शामिल हैं और आप इस दर्द का मदावा ढूंढना चाहते हैं, तो आपको इस मिल्लत को सबसे ज्यादा जानने वाला होना चाहिए। इसके मसाइल क्या हैं, इसके पास टैलेंट्स कैसे हैं। अगर आपने ये जान लिया तो मैं समझता हूं कि हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। मायूसी की कोई बात नहीं। नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अब इस सेशन का अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अगला हमारा सेशन और जो खाने का प्रोग्राम है वो मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में। शुक्रिया।